नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यालय में और विद्यालय से बाहर ज्ञान। विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ज्ञान, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ज्ञान। विद्यालय में और विद्यालय के बाहर ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और उसके कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में देखो। विद्यालय के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान आपको औपचारिक रूप से दिया जाता है। विद्यालय के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है वह औपचारिक रूप से दिया जाता है, और विद्यालय के बाहर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके मित्रों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है आपको, वह अनौपचारिक ज्ञान है। उस ज्ञान का न ही कोई सही तरीका होता है और न ही कोई ढंग होता है उसका। आपको कभी भी कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान क्या कहलाता है? अनौपचारिक ज्ञान कहलाता है। और औपचारिक ज्ञान कौन सा कहलाता है? जो आपको व्यवस्थित तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जो ज्ञान प्रदान किया जाता है वह औपचारिक ज्ञान कहलाता है। देखते हैं कि विद्यालय में ज्ञान किस प्रकार से आपको दिया जाता है। तो विद्यालय में ज्ञान, विद्यालय में ज्ञान विद्यालय में ज्ञान, देखो विद्यालय में ज्ञान की औपचारिक व्यवस्था संभव होती है। विद्यालय में ज्ञान की औपचारिक व्यवस्था संभव होती है। आपको औपचारिक रूप से ज्ञान दिया जाता है। इसके ज्ञानात्मक आयाम, स्वरूप, इसके ज्ञानात्मक आयाम और स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान। कौन सा ज्ञान? क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। एक के बाद में दो आएगा, दो के बाद में तीन आएगा, तीन के बाद में चार आएगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये क्या है? क्रम। किसका? गिनती का क्रम। उसी प्रकार से क्रमबद्ध ज्ञान जो कहाँ दिया जाता है? विद्यालय के अंदर दिया जाता है। जिस प्रकार से ये गिनती लिखी गई है उसी प्रकार से, जैसे सबसे पहले बालक का जन्म होगा, जन्म के बाद में वह धीरे धीरे जिस प्रकार से बड़ा होगा उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वह जन्म से लेकर के उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को पढ़ते हो। महात्मा गांधी को पढ़ोगे तो सबसे पहले उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, किसने की थी, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, ये नहीं पढ़ा जाएगा। आप किस प्रकार से पढ़ोगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा गांधी के माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की, शादी कब की, कितने बच्चे थे, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाएगा। तो विद्यालय एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्रदान किया जाता है और यही ज्ञान औपचारिक ज्ञान कहलाता है। तो देखते हैं विद्यालय में ज्ञान की क्रमबद्ध व्यवस्था संपन्न होती है। विद्यालय में ज्ञान की क्रमबद्ध व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें ज्ञान को एक निश्चित कार्यक्रम एवं रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। कार्यक्रम एवं रूपरेखा के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो विद्यालय में हर विषय के अलग अलग समय सारणी होती है। विद्यालय के अंदर हर विषय की अलग अलग समय सारणी होती है।
उस समय सारणी के अनुसार ही आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि सुबह में आप फर्स्ट में आए, आपके ज्योग्राफी का घंटा लग गया, ज्योग्राफी के बाद में आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी के बाद में आपने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत के बाद में आपने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश के बाद में आपने हिस्ट्री पढ़ी। उस प्रकार से आपने जिस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित किया है, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे दिन आओगे और सुबह में आपको हिस्ट्री पढ़ा दी जाएगी और शाम को ज्योग्राफी। नहीं, विद्यालय के अंदर आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाएगा और टॉपिक भी क्रमबद्ध तरीके से ही चलेंगे, बीच में से कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान की व्यवस्था कहां पर की जाती है? तो विद्यालय के अंदर की जाती है। अगला है स्तरानुकूल ज्ञान। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्तरानुकूल ज्ञान। स्तरानुकूल ज्ञान। स्तरानुकूल ज्ञान अब क्या होता है? विद्यालय में ज्ञानात्मक व्यवस्था है, विद्यालय के अंदर ज्ञानात्मक व्यवस्था है, वह पूर्णतः छात्रों के स्तर एवं योग्यता के अनुसार प्रदान की जाती है। विद्यालय में छात्रों को स्तरानुकूल ज्ञान दिया जाता है, उनके आधार पर ही, उनके जो उम्र है, उनकी जो योग्यता है, उसके आधार पर ही उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहली से लेकर के तीसरी क्लास का जो बच्चा होगा उसको एबीसीडी, जोड़ बाकी गुणे भाग ये सिखाए जाएंगे। अ आ 12 कड़ी जो होती है उसको बोलना सिखाया जाएगा। क्या आप 8वीं क्लास के बच्चे को एबीसीडी सिखाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका स्तर और उसकी योग्यता ये हमें बताती है कि इस बालक ने पहले यानी कि 1 से लेकर के तीसरी क्लास तक यह जो एबीसीडी है उसको सीख लिया होगा, वर्णमाला को सीख लिया होगा। अब कोई बालक ऐसे होते हैं उनका स्तर बहुत ही निम्न होता है, उन बालकों को पता नहीं है, उन बालकों के लिए हम अलग से क्लास की व्यवस्था करेंगे ताकि वह बालक वहां पर अच्छे से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आप लोग अभी बीएड में आ चुके हो, बीए बीएड में। अब क्या आप लोगों को मैं 10वीं क्लास की कोई भी पाठ्य पुस्तक ले आऊं और पढ़ाऊं, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपका स्तर है वो ऊंचा है, आपकी योग्यता 10वीं क्लास के बच्चे से ज्यादा है, इसलिए आपको आपका स्तर, आपकी योग्यता देख करके पढ़ाया जाता है। तो विद्यालय के अंदर यह व्यवस्था होती है कि हर बालक के स्तर और उसकी योग्यता के अनुसार उसको अध्ययन कराया जाता है। देखते हैं विद्यालय में ज्ञानात्मक व्यवस्था है, विद्यालय में ज्ञानात्मक व्यवस्था है वह पूर्णतः छात्रों के स्तर एवं योग्यता के अनुसार प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में विद्यालय व्यवस्था में इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, इन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए पृथक से पढ़ने की सुविधा होती है और जो पिछड़े अबोध बालक हैं, पिछड़े हुए, जिनको सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है, जिनको याद नहीं रहता है, ऐसे बालकों के लिए भी अलग से क्लास की व्यवस्था की जाती है ताकि उनके अंदर सुधार हो सके और वह प्रतिभाशाली बालकों के साथ में चल सके। अगर मैं क्लास के अंदर किसी एक बालक को लेकर के अगर अध्ययन करवाऊंगा और एक बालक क्लास के अंदर इंटेलिजेंट है यानी प्रतिभाशाली है और बाकी जो बालक है वो पिछड़े हुए हैं, मैं क्या उस प्रतिभाशाली बालक के स्तर को लेकर के ही पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं उन पिछड़े हुए बालकों पर भी ध्यान दूंगा। जिनकी याददाश्त शक्ति कमजोर है उन बालकों को भी मुझे साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तो मुझे उनके स्तर के अनुकूल ही अध्ययन कराना पड़ेगा। अगला जो बिंदु है वो है औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था। औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था, औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था। औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था, इसमें क्या होता है?
विद्यालय में ज्ञान की औपचारिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक विषय के लिए उसकी योग्यता, प्रत्येक विषय के लिए उसकी उपयोगिता के अनुसार समय सारणी में समय निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक विषय की उपयोगिता के अनुसार उसकी समय सारणी निर्धारित की जाती है। कहां पर? विद्यालय में। जैसे गणित विषय के लिए पृथक समय सारणी, हिंदी विषय के लिए पृथक समय सारणी। औपचारिक ज्ञान, सही तरीके से ज्ञान किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा। एक विद्यालय होता है, उस विद्यालय के अंदर अलग अलग विषय होते हैं, जैसे कि गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। ये सारे विषय अलग अलग हैं। उन विषयों के लिए पृथक पृथक समय सारणी निर्धारित की जाएगी और उसी के अनुरूप ज्ञान दिया जाएगा। क्या आप गणित विषय को पढ़ा रहे हैं, गणित में आपको जोड़ भाग गुणा भाग दिया है, उसी के साथ में अगर मैं आपको पूछूं भारत की राजधानी कौन सी है, तो ये ज्ञान औपचारिक नहीं है, ये खिचड़ी हो जाएगा। खिचड़ी कैसे हो जाएगा? जैसे आप जिस विषय को पढ़ रहे हो, आप अंग्रेजी विषय को पढ़ रहे हो, एबीसीडी आप सीख रहे हो, मान लो समझने के लिए उदाहरण के तौर पर आप एबीसीडी सीख रहे हो और अगर मैं बीच में आकर के बोल दो अ आ 12 घड़ी बोलो, वर्णमाला बोलो, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं बोलो, तो क्या होगा? यह औपचारिक ज्ञान नहीं होगा, अनौपचारिक हो जाएगा। फिर इसकी कोई औपचारिकता नहीं होगी। तो विद्यालय के अंदर औपचारिक ज्ञान की व्यवस्था की जाती है। आपको विषय के अनुसार पढ़ाया जाता है। हर विषय के लिए अलग अलग समय सारणी निर्धारित की जाती है और उसी के अनुसार आपको औपचारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला बिंदु है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा उन समस्त उपायों को प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा उन समस्त उपायों को प्रयोग में लाया जाता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण रूप में संपन्न हो तथा छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी बन सके। देखो विद्यालय के अंदर होता क्या है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था के लिए क्या किया जाता है? हर बालक को किस प्रकार से अध्ययन करवाया जाता है? तो बालक के अंदर सबसे पहले उसकी रुचि देखी जाती है कि बालक के अंदर रुचि किस प्रकार से है। क्या बालक पढ़ करके सीखना चाहता है, बोल करके सीखना चाहता है या लिख करके सीखना चाहता है? उसकी रुचि किसके अंदर है? उस रुचि के अनुसार ही उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है। बालकों के अंदर जिस प्रकार से रुचि होगी, जैसी रुचि होगी उसी के अनुसार उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तभी वह प्रभावशाली शिक्षण हो पाएगा। अगर बालक के अंदर रुचि नहीं है, बालक की रुचि खेल के अंदर है और आप उसको क्लास के अंदर बिठा करके पढ़ा रहे हो, नहीं समझ में आएगा उसको। उसके लिए उसको खेल विधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से उसको अध्ययन करवाना पड़ेगा। अब आप जैसे बड़े बच्चों को तो मैं खेल के माध्यम से पढ़ा नहीं सकता, तो यह जो विद्या है वह छोटे स्तर की है। यानी कि आप जब बीएड करोगे, आपकी जब बीएड होगी तो जो बच्चों का लेवल होगा वो 8वीं तक का होगा या ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक का होगा। तो वहां पर आप उनको इस प्रकार से अध्ययन करवा सकते हो। इसके बाद में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग आप पढ़ाने के लिए जब जाते हो, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। शिक्षण
अब शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन से होती हैं देख लेना जरा। शिक्षण अधिगम सामग्री, सबसे पहली सामग्री होती है पाठ्य पुस्तक, इसके बाद में मार्कर, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, अगर आपकी क्लास में चौक है तो चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मानचित्र, ये सारी क्या है शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं। इन सामग्रियों के माध्यम से आप रुचिपूर्ण बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो। अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, भारत के अंदर 28 राज्य हैं, अगर मैं ये कहूं आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा क्या कि सर हमें 28 राज्य बोल रहे हैं, तो 28 राज्य हैं कहां। अगर मैं यहां पर एक आपके सामने नक्शा पेश कर दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप हर राज्य के बारे में देख लोगे। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के अंदर अक्षांश और देशांतर होते हैं, पृथ्वी और महासागर है। अब आपने महासागर और महाद्वीप के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आपके सामने एक ग्लोब ला करके रख दूं और उस ग्लोब के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, यहाँ ये समुद्र है, यह महाद्वीप है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक ग्लोब ला करके रखना, मानचित्र ला करके रखना, यह एक शिक्षण अधिगम सामग्री है। यानी कि आप शिक्षण जो व्यवस्था है उसको किस प्रकार से उसके अंदर रुचि पैदा कर सकते हो विद्यार्थियों के अंदर, उनको किस प्रकार से आप समझा सकते हो, उनको किस प्रकार से हर छोटी से छोटी बात बता सकते हो, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यही है कि आप शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कीजिए ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। देखते हैं अपन इसके अंदर विद्यालय ज्ञानात्मक व्यवस्था में प्रकरण के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण अनुभव हो। इसके लिए शिक्षकों को शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे छात्रों को पढ़ाने जाने से पहले प्रकरण से आधारित शिक्षण सामग्री तैयार कर लें। आपको यहाँ पर ये बातें क्यों सिखाई जा रही है, क्योंकि आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हो और आपको यह पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जब आप क्लास के अंदर जा रहे हो तो जाने से पहले आप टॉपिक को पढ़ लीजिए कि आपको पढ़ाना क्या है, आप विद्यार्थियों के सामने कौन सा टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हो रहे हो, उस टॉपिक के बारे में आप पहले शिक्षण सामग्री तैयार कीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि विद्यार्थी जल्दी से जल्दी इसको समझ जाए। उसके लिए आपको चार्ट की जरूरत है, चार्ट बनाइए, ग्लोब की जरूरत है, ग्लोब ले जाइए, मानचित्र की जरूरत है, मानचित्र ले जाइए, रेखा चित्र बनाना है तो बोर्ड पर रेखा चित्र बना करके समझाइए, कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको बोर्ड पर लिखिए आप, तो विद्यार्थी अधिक से अधिक समझ सकेगा और उसके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी पढ़ाई के प्रति। अगला है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। अब इसमें क्या होता है, विद्यालय व्यवस्था में छात्रों के स्तर के अनुकूल हर छात्र का अलग अलग स्तर होता है, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। तो स्तर के अनुकूल विशेष शिक्षण विधियों की व्यवस्था की जाती है। अब स्तर को देख करके विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय व्यवस्था में छात्रों के अनुकूल अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे बच्चे हैं, कौन से, पहली से लेकर के 5वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं, उनके लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। खेल विधि के माध्यम से वह अच्छे से समझ सकेंगे। तथा उच्च स्तर के छात्रों के लिए
समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि एवं दल शिक्षण विधि आदि इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। छोटे स्तर यानी कि प्राइमरी जो स्कूल होती है यानी कि मिडिल क्लास आप कह सकते हो, जैसे कि पहली से लेकर के 5वीं तक प्राथमिक विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आप खेल विधि का प्रयोग कर सकते हो। इससे जो उच्च लेवल उच्च प्राथमिक होता है उसके अंदर समस्या समाधान, यहाँ पर विद्यार्थी के सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का आप समाधान कीजिए और आगे बढ़िए। प्रयोजना विधि आप उनको अलग अलग प्रयोग करने के लिए दीजिए, अलग अलग टॉपिक दीजिए, उन टॉपिक पर उनको लिखने के लिए बोलिए। इसके बाद में आप विद्यार्थियों का दल शिक्षण यानी कि 4 से 5 जो विद्यार्थी उनको प्रोजेक्ट दीजिए। आपको पता होगा जब आप 10वीं क्लास के अंदर थे और आपको प्रोजेक्ट दिए जाते थे, क्यों 4 से 5 विद्यार्थियों के मध्य प्रोजेक्ट दिया जाता था ताकि आप दल शिक्षण के माध्यम से यानी कि सभी विद्यार्थी 4-5 विद्यार्थी मिलकर के उसके बारे में सोचेंगे, तर्क करेंगे और फिर उसके बारे में अध्ययन करके उस टॉपिक पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से दल शिक्षण के माध्यम से भी आपका शिक्षण कार्य प्रभावशाली आप बना सकते हो। विशेष शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार से होती है विद्यालय के अंदर। विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था अगला पॉइंट है। विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। विद्यालय व्यवस्था में विद्यालय में छात्रों की मानसिक योग्यता एवं उनके स्तर के अनुकूल पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, जिससे प्रतिभाशाली, सामान्य एवं पिछड़े बालकों में रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सके। इस पाठ्यक्रम से छात्रों की उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण प्राप्त एवं अधिगम स्तर उच्च हो सके। विद्यालय के अंदर क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और पिछड़े बालक, 3 कैटेगरी होती है विद्यार्थियों की। उस कैटेगरी के अनुसार आपके विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। आप देखना कि जैसे आप कोई पुस्तक उठाओगे उसके अंदर 1 से लेकर के 25 तक कितने टॉपिक होंगे? 25। अब वही 25 जो टॉपिक होते हैं उसके अंदर देखना 5 टॉपिक ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रतिभाशाली जो बालक होंगे वही इस टॉपिक 5 टॉपिक को पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। इस प्रकार से होंगे। 10 टॉपिक ऐसे आपको मिलेंगे इसके अंदर जो सामान्य बालक है उनको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस कौन से बालक को? सामान्य बालक। 5 टॉपिक ऐसे होंगे जो प्रतिभाशाली बालक को ही समझ में आएंगे। 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो सामान्य बालक को समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में 10 टॉपिक ऐसे होंगे जो पिछड़ा होगा, जो पिछड़ा बालक होता है, ठीक है, उस पिछड़े बालक को भी समझ में आएंगे। और 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो सभी बालक यानी कि पिछड़ा हो, सामान्य हो और सभी बालकों को समझ में आएंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि 15 टॉपिक जो होते हैं वो पिछड़ा बालक समझ सकता है। उसकी रुचि के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम। अब क्या होता है 15 टॉपिक तो उसको समझ में आ जाएंगे। अब 15 से ज्यादा जो है कौन से बाकी के जो 10 बचे हुए टॉपिक वो 10 टॉपिक उसको समझ में नहीं आएंगे। किसे? पिछड़े बालक को। अब 20 टॉपिक सामान्य बालक को आसानी से समझ में आ जाएंगे और 25 जो टॉपिक है वो प्रतिभाशाली बालक को ही समझ में आएंगे। इस प्रकार से विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है जिसके अंदर हर बालक के स्तर को देख करके सभी बालकों के स्तर के अनुसार टॉपिक उसके अंदर मिश्रण किए जाते हैं। यही व्यवस्था विद्यालय के अंदर की जाती है और विद्यालय के अंदर औपचारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसी टॉपिक को कल फिर अध्ययन करेंगे। विद्यालय के बाहर किस प्रकार से ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त होता है या बालकों को प्राप्त होता है।
धन्यवाद।